हेलो बच्चों, आज हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था स्ट्रेट वायर की वजह से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे फाइंड किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। आज हम लोग सर्कुलर लूप की वजह से किसी उसके एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये एक हमने सर्कुलर लूप लिया हुआ है, सिंगल टर्न का है, वन टर्न, ठीक है। ये आपका लूप है और ये आपका उस लूप का सेंटर है और इस सेंटर से हमने किसी पॉइंट P तक एक डिस्टेंस मानी है जिसको हमने x बोला है, ठीक है। और इसी पॉइंट P पे हमें जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पूरे लूप की वजह से। इस लूप में आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट आपका जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है। ये लूप आपका कुछ इस तरह से रखा हुआ है जैसे कि आपकी कोई रिंग जो है, रिंग का जैसे ये वाला फेस जो है वो आपकी साइड हो, ये वाला फेस जो है वो आपके बैक साइड में हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो चीज़ रिंग जो है वो रखी हुई है। जैसे कि ये हमारे पास एक ये रिंग है, ठीक है, हमारे पास रिंग है। तो इस रिंग का आप देख रहे हैं जो ये फेस है, ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस हमारी तरफ है और जो दूसरा फेस है वो इस तरफ है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेकंड फेस है, ये आपका ये वाला फेस है। तो करंट इसमें जो है ऐसे आ रही है, मतलब इस तरह से मूव करते ऊपर की तरफ आ रही है ऐसे करके, और फिर यहाँ से ये ऐसे मूव करते हुए उस तरफ जा रही है। तो कुछ इस तरह से आपका ये सर्कुलर लूप बना हुआ है। तो करंट ऐसे मूव करते हुए ऐसे जा रही है, यू कैन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो ये वाला फेस है वो आपकी तरफ है इसका, बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा है कि बायो-सावर्ट्स लॉ जो है वो एक करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बट वहाँ पे हम उसके बायो-सावर्ट्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से ये एक है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके हम फुल लूप की वजह से, टोटल लूप की वजह से, होल लूप की वजह से हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P पे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डीएल एलिमेंट काटा, एक लेंथ काटी इस लूप से। तो इस लूप से जब हम डीएल लेंथ काटेंगे तो हमको पता है कि करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग डीएल की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। डीएल डायरेक्शन जो होगी वो करंट की डायरेक्शन में ही होगी। तो हमने एक हमने डीएल जो है आपका एक एलिमेंट कट कर लिया इस लूप के जस्ट अप साइड से, ऊपर से। उसकी डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो ऊपर जाके ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फिर तो टेंजेंट के साइड में ही हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन को एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से इस टेंजेंट से, या फिर आप कह सकते हैं इस डीएल वेक्टर से, हम जहाँ पे फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस हम यहाँ पे r लिया, ठीक है। जैसे हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ में एक r डिस्टेंस लेते थे एक डीएल वेक्टर का, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये हमने r वेक्टर लिया, ये इस पॉइंट P पर जहाँ पे हमको फील्ड निकालनी है इस डीएल वेक्टर से, डीएल वेक्टर से ज्वाइन करता हुआ एक हमने r ले लिया। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों का एंगल जो होगा वो बीच में 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इसलिए होगा, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये करंट है, ये हमारे पास करंट है। तो ये करंट जो है कुछ डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो हम मान लिया कि करंट डायरेक्शन ये है, करंट डायरेक्शन ये हमने पिन इस तरफ, पेन का पॉइंट इधर है, जब करंट ऐसे जा रही है तो ये लूप में करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। और यहाँ से हमने इस आर को यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। तो ये तो आपका एक टेंजेंट हो गया। अगर देखा जाए तो इस सर्कुलर वायर पे, लूप पे, एक ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तो टेंजेंट पे जब हम एक ऐसे कोई लाइन रखेंगे या कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे जैसे लाइन रखेंगे इस टेंजेंट पे, तो टेंजेंट में, और ये देखो ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये वही लाइन, जो ये हमारा ये जो ऑरेंज कलर का पेन है, ये वो लाइन है जो यहाँ पे गई है, ये आर, ठीक है। और जो ये ब्लैक वाला पेन है ये हमारा ये डीएल वेक्टर है,
डीएल वेक्टर ये है और हमारा आर वेक्टर ये है, ऑरेंज पेन। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये एंगल 90 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल 90 फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बायो सावर्ट्स लॉ को यूज़ करेंगे, तो ये होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है फॉर्मूले में, बट यहाँ थीटा हमारे पास 90 है, डेट्स वाई वी पुट हियर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये डिस्टेंस नीचे वही होती है जहाँ जो डिस्टेंस डीएल वेक्टर को और उस पॉइंट यहाँ पे निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको जो लिंक करती है वही डिस्टेंस नीचे होती है। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और स्क्वायर बिकॉज साइन 90 बिकम्स 1, सो हमारे पास ये हो गया। अब एक चीज़, अगर हम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड देखें तो यहाँ पे अगर हम डी एल वैक्टर को कट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और इसकी वजह से हम फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे निकलेगी। तो अब इसका डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन ये यहाँ पे इस तरफ जा रही थी, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे करंट जो दिखाई पड़ रही है वो हमारे पास ऐसे आ रही है, इस तरह से करंट आ रही है, और इस तरह से करंट मूव करते हुए फिर ये सर्कुलर लूप पे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका करंट जो है यहाँ से मूव करते हुए फिर यहाँ से जा रही है, तो ये जब करंट यहाँ से वापस आएगी तो ये ऐसा हमको फील होगा कि ये करंट हमारी तरफ आ रही है। उसके बाद जब ये मूव करके ऊपर जाएगी तो ऐसा फील होगा कि ये करंट हमसे अवे जा रही है, ठीक है। जब हमारी तरफ करंट आएगी तो कुछ इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे और इस पॉइंट पे हमने एक आर वेक्टर लगा दिया, तो इस डीएल वेक्टर की वजह से भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डीएल वेक्टर है और ये हमारे पास आर वेक्टर है, तो इसकी वजह से हमको पता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना हमको पता है कि राइट हैंड पाम रूल से या फिर हम लोग इसको रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डी एल क्रॉस आर करते हैं, जो हम लोग पढ़े हुए हैं डी एल क्रॉस आर जो वेक्टर फॉर्म था हम लोग पढ़े थे, तो डी एल से आर अगर हम आएंगे यहाँ पे डी एल से आर, तो हम लोग क्लॉकवाइज आ रहे हैं, डी एल से आर क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब आते हैं तो फील्ड जो होती है वो इनसाइड होती है, तो उसकी जो फील्ड वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। या फिर आप बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग राइट हैंड में यूज़ किए थे कि करंट की डायरेक्शन में हम लोग थंब रखते हैं, और जहाँ फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे हम ये 4 फिंगर्स रखते हैं, चारों उंगलियाँ यहाँ पे उस डायरेक्शन में कर देते हैं। तो हमारी करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी तो हम लोग करंट की डायरेक्शन में हम लोग थंब रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड निकालनी है हमको, तो करंट डायरेक्शन में हमने थंब रख दिया और फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करके इस तरह से फोल्ड किया। तो इस तरह से फोल्ड किया तो देख रहे हैं कि फील्ड इन साइड जा रही है, देखो ये अब हमारी जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ हिट हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो फील्ड की है वो कहीं इन साइड हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी देखो ये ऊपर जा रही है, तो थंब की डायरेक्शन हमारी ऊपर है, और फिंगर्स हमारी इस पॉइंट पे इन हो रही हैं, अंदर की तरफ हो रही हैं, ठीक। अब अंदर की तरफ हो रही हैं ये बात तो क्लियर है, लेकिन बात यह कि अंदर की तरफ किस डायरेक्शन में, मतलब कितने एंगल पे वो फील्ड हो रही हैं। अब होने के लिए तो वो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसकी परफेक्ट डायरेक्शन या उसकी परफेक्ट एंगल कितने पे होगा, कैसे होगा। तो हमने देखा कि डी एल क्रॉस आर होता है वेक्टर फॉर्म में। तो डी एल क्रॉस आर कभी भी, जैसे 11th क्लास में पढ़े थे कि ए क्रॉस अगर बी है तो उनका जो है मान लो सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो जो वेक्टर सी होता है वो ऑलवेज ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है, मतलब सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी है और सी वेक्टर जो है वो बी के परपेंडिकुलर भी होगा, क्या होता है। तो सिमिलर केस यहाँ पे डी एल क्रॉस अगर आर है, मतलब जो हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डी एल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, एंड दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों एक साथ परपेंडिकुलर होंगी और दोनों इंडिविजुअल भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि
आर वेक्टर के परपेंडिकुलर व्यू फील्ड की डायरेक्शन होगी। इनसाइड तो आ रही है बट वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब कि आर वेक्टर और इस वाले ये जो हमारा डी हमने लिया है डी वी वेक्टर, यहाँ पे ये जो डी वेक्टर है हमारे पास, ये जो है ये इस आर वेक्टर के साथ में, क्योंकि इस करंट एलिमेंट की वजह से ये फील्ड आई है, तो इस आर वेक्टर से ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन 90 डिग्री पे होती है आर और डी से। तो अगर ये आर से 90 पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डी से भी 90 पे होगी। अच्छा, अब बात करते हैं इस डी की। तो इस डी के एलिमेंट में अब ये करंट हमारी तरफ यहाँ बाहर तरफ आ रही है, मतलब अब यहाँ पे थंब हमारा डायरेक्शन थंब की हमारी इधर थी, अब इस वाले कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ थंब जो होगी वो हमारी तरफ होगी, मतलब कि इस तरफ होगी। ठीक है, तो हम अपनी तरफ थंब करेंगे इसको और इधर से इसको करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि थंब हमारी तरफ है, ठीक है, इस तरह से। तो फील्ड हम लोगों की कैसे आएगी, जैसे तो थंब हमारी तरफ है, करंट इस तरफ हो गई, तो थंब हमारी तरफ है और फील्ड हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर हिट करेंगे तो ऐसे जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये फील्ड इधर जाएगी, तो ये फील्ड डायरेक्शन अगेन क्या होगी, कितने एंगल पे होगी, तो फिर से वही बात है 90 पे होगी। तो इस आर वेक्टर से ये डायरेक्शन जो होगी वो 90 पे होगी इस एंगल, मतलब आर के साथ में ये 90 बनाएगा, तो इधर से आर के साथ में ये 90 बनाएगा। तो मतलब इस डीएल वेक्टर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और इस डीएल वेक्टर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। बात क्लियर हो गई? ओके, सो हमने यहाँ पे आर और एक्स के बीच में हमने एक एंगल थीटा मान लिया, तो इधर भी थीटा एंगल सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा हो गया। अच्छा, आर और इस आर के और इस डी बी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, और इस डी बी और इस आर के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो ये जो एंगल, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जो इस पॉइंट पी को टच करता हुआ आ रहा है। तो ये जो लाइन है वो ये लाइन और इस डी वी वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगी, वैसे ही इस डी वी वेक्टर के साथ में ये लाइन कितना एंगल बनाएगी। तो ऑब्वियस बात है जो एंगल यहाँ बनाएगी वह एंगल वहाँ बनाएगी, लेकिन हम ये एंगल बनाएगी कितना वो हमको पता करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, वो 90 माइनस 2 थीटा होगा, 90 माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये एंगल है वो यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है, और इस वाले एंगल को निकालना है तो यहाँ इस तो हमने लिख दिया है थीटा होगा, बट आपको निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे आया, तो यहाँ पे हम x मान लेंगे पहले, तो x ये मान लिया, और बाकी आपका ये जो है पूरा, यहाँ देखो ये पूरा परपेंडिकुलर है इस पर, तो थीटा ये और थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 90 माइनस 2 थीटा, पहले तो ये थीटा देखो, ये x और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, थीटा प्लस ये एंगल प्लस 90 माइनस 2 थीटा एंगल प्लस इसको हमने x माना था पहले, तो x मान लिया क्योंकि हमें इसी को निकालना है, x हो गया। तो टोटल कितना होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, 90 ये कट हो गया। ठीक है, थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू थीटा। अब क्लियर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू थीटा आ गया। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा एंगल हो गया। अब थीटा के पास में इसका एक कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा हो जाएगा और इसी का एक कंपोनेंट डी बी साइन थीटा हो जाएगा इधर। सिमिलरली वे में यहाँ पे भी डी बी का एक कंपोनेंट इस वाले लाइन पे डी बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के पास में कॉस होता है, और इस वाले लाइन पे एक्स वाले लाइन पे डी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स वाले लाइन पे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, दोनों डायरेक्शन सेम होंगी, मतलब कि एक इसका भी कंपोनेंट आएगा और एक इसका भी कंपोनेंट इस पर आ रहा है, और दोनों डायरेक्शन सेम, मतलब कि दोनों डायरेक्शन सेम, मतलब डी बी साइन थीटा यहाँ पे है।
तो दोनों को यहाँ पे डी वी साइन थीटा हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो डी वी कॉस थीटा और डी वी कॉस थीटा आएगा। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इसका कोई भी टेक पार्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ये, ठीक है। सो हमको जो नेट फील्ड निकलेगी वो इधर निकलेगी, इधर से आके, ठीक है। तो जब हमने ये डायमेट्रिकली अपोजिट दो डीएल वेक्टर की वजह से जब इधर फील्ड आ रही है, तो बाकी जो भी जितने भी, क्योंकि हम डीएल वेक्टर काटेंगे तो हर डीएल वेक्टर का डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब कि डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या हो गया, अगर हमने यहाँ पे डीएल एलिमेंट काटा तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट क्या होगा कि इसके सेंटर से पास करता हुआ यहाँ पे एक डीएल वेक्टर कटेगा, यहाँ पे डीएल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये मतलब सेंटर से पास होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे डीएल वेक्टर काटा था, इसके सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे डीएल वेक्टर आ गया। तो डायमेट्रिकली अपोजिट हम लोग वेक्टर्स काटेंगे वहाँ पे डीएल वेक्टर, तो सारे डीएल वेक्टर की वजह से जितने भी डी वी कॉस थीटा टर्म आएगा वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और जितने डी वी साइन थीटा का टर्म आएगा वो सारे ऐड होते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि डी वी कॉस थीटा का टर्म खत्म होता जाएगा और डी वी साइन थीटा का टर्म बढ़ता जाएगा वहाँ से। तो हम लोग को इस वजह से पूरे लूप की वजह से हमें फील्ड मिल जाएगी इस पॉइंट पी पे। तो इसलिए हमें पूरे लूप की वजह से फील्ड चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमको टोटल फील्ड जो बी नेट है इज इक्वल टू करेंगे इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप। ये क्लोज, इसका मतलब ये होता है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप डी वी साइन थीटा, क्योंकि हमको डी वी साइन थीटा ही मिल रहा है खाली, इसलिए डी वी साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप। डी वी की वैल्यू क्या निकाली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो ये ट्रायंगल देखो बच्चों, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये हमारे पास आर है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होता है, ये एक्स है, ये आर हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब आर और हाइपोटेन्यूज मतलब ये आर, तो आर बाई आर निकाल लेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर, या ये एक और आर हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आर क्यूब क्लोज इंटीग्रल ओवर डी एल। तो सिर्फ डी एल वेक्टर ही ऐसा है जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 4 पाई म्यू नॉट सब कांस्टेंट है, तो इससे बाहर हो गया, जो कांस्टेंट थे वो सब बाहर हो गया। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर डी एल को हम लोग ले सकते हैं 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब सारे डी एल एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सर्कुलर लूप मिल जाएगा जिसकी लेंथ क्या है 2 पाई आर होती है, सर्कमफ्रेंस है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमको सारे डी एल एलिमेंट जोड़ के हमको वहाँ पर सर्कमफ्रेंस मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई, ये आर आई स्क्वायर हो गया, ये 2 पाई 2 ज़ा कट गया, तो ये अब यहाँ पे आर क्यूब है और आर क्यूब का हमने चेंज यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया। कैसे हो गया देखते हैं। आर जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इन दोनों के टर्म में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग आर क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू जो होगी सिर्फ वो जो सिर्फ आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, वेरी इजी, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट लगा है मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। तो यह अब उसका क्यूब निकालना, तो इस तरफ भी क्यूब कर दो और इस तरफ भी क्यूब कर दो, तो ये क्या हो गया 3/2 हो गया। तो इसलिए आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 हो गई। तो नेट जो वैल्यू निकल के आई हमको मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पी पे वो हो गई बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 हो गई। और डायरेक्शन की बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारी जो है वो इस तरफ निकल के आई। लेकिन एक बात और बच्चों, ये तब डायरेक्शन इधर निकल के आई है जब हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमको इधर निकल के आई है। अगर यही करंट डायरेक्शन को अगर हम उल्टा कर देते, चेंज कर देते और उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देते, तो ये जो डायरेक्शन जो हमको दिख रही है यहाँ पे वो इधर हो जाती है, राइट साइड में। इसको देखो डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ द लूप। ये मतलब है कि जैसे हमारे पास दो लूप हैं,
इस लूप में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्लॉकवाइज के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है अभी सॉल्व करके कि जो नेट डायरेक्शन फील्ड आ रही है वो लेफ़्ट साइड आ रही है, इधर आ रही थी। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज था तो नेट फील्ड हमारी लेफ़्ट साइड आ रही है। सो यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज है तो नेट फील्ड चाहे इस साइड निकालो इधर ही आएगी और चाहे इस साइड निकालो वो भी इधर ही आएगी। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी अलॉन्ग द एक्सेस, चाहे वो आप उस लूप के इधर आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालो चाहे आप इधर निकालो, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। ये इस लाइन का कहने का मतलब है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन देखो, चाहे इधर निकालोगे तो इधर जाएगी, चाहे इधर निकालोगे तब भी वो इधर ही जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है और क्लॉकवाइज में आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये निकालने का हम लोग आपको बता ही दिया सिस्टम, वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ इसकी वजह से ये निकलेगी, फिर इसकी वजह से ये निकलेगी, इन दोनों का फिर वही कंपोनेंट्स निकलेंगे तो नेट कंपोनेंट इधर निकल के आएगा साइन वाला, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इधर हो गया। ऐसे ही इसकी वजह से इधर आ गई, इसकी वजह से इधर आ गई, नेट में दोनों का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो इधर आ गई। वही सेम चीज़ यहाँ पे इसकी वजह से इधर निकलेगी, इसकी वजह से इधर निकलेगी, फिर इसकी वजह से इधर निकलेगी। इस तरह से निकाल के जो उनके कंपोनेंट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, जो नेट कंपोनेंट आएगा वो उसी डायरेक्शन में भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। अब देखते हैं इसका ग्राफ में ये है कि जैसे हमने देखा कि क्लॉकवाइज है तो मतलब कि क्लॉकवाइज है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट साइड में है और एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड में है। तो जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बी है, ये हमारे पास -x लिखा है मतलब कि लूप के लेफ़्ट साइड, और +x लिखा है लूप के राइट साइड के लिए। तो जैसे यहाँ पे x लिखा है ना तो यहाँ पे -x लिख देते हैं। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये लूप बना हुआ है, तो लूप के इधर +x इधर -x। तो देखो यहाँ पे लूप के सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम है, लूप के सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम लूप के इधर आते आ रहे हैं फील्ड हमारी घटती आ रही डिक्रीज़ होती आ रही है। ऐसे ही इधर भी फील्ड हमारी डिक्रीज़ करती जा रही है। लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0I/2R होती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने का मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ जो बना है वो पॉजिटिव वाले के लिए बना हुआ है कि हमारे पास अगर चाहे वो लेफ़्ट साइड निकालें चाहे राइट साइड निकालें, नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी जो डायरेक्शन हमारे वो पॉजिटिव एक्सिस पे है देखो। ठीक है, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास इसी का जस्ट उल्टा बस ये नीचे बन जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे आएगा और ऐसे करके ये नीचे, मतलब इसी का जस्ट शेप नीचे बन जाएगा ऐसे करके इस वाले के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऊपर जा रही है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नीचे तो होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगी यहाँ पर। बस यही आपका इसमें डिफरेंस है। फिर आते हैं बात करते हैं कि अगर n टर्न्स हो तो जो हमने जो अभी बात किया, जो प्रूफ किया अभी जो सर्कुलर लूप की वजह से, वो हमने एक सिंगल टर्न लिया था, 1 टर्न लिया था। अगर n टर्न्स होंगे तो क्या हो, कुछ नहीं, सिंपली आप इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको n जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो वैल्यू निकल जाएगी, n टर्न के लिए निकल जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया है जो किसी एक्सिस पे, इससे हम लोग सेंटर वाला भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सेंटर के लिए क्या होता था कि जो x जो वैल्यू थी इसको हम लोग 0 ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ये x, तो यही जो पॉइंट P था वो शिफ्ट होते होते सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे निकालने के लिए। तो मतलब x की वैल्यू रिड्यूस टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे r² बचेगा, r² की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r³ फिर r² कैंसिल है तो बचेगा r, तो μ0I/2R बचेगा। तो एट सेंटर के लिए एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो b नेट इज इक्वल टू μ0I/2R बचेगा। तो ये हमारे पास कह सकते हैं फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंटर के लिए, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।